नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट विजयनगर साम्राज्य का उत्थान व पतन। और उत्थान व पतन में हम ये देखेंगे कि किस तरह से संगम वंश की स्थापना हुई और उसमें हरिहर प्रथम और बुक्का के बाद क्रमशः कौन कौन से राजा गद्दी पर बैठे। उसके बाद सलू वंश, तुलु वंश क्रमशः विजयनगर में इन्होंने शासन किया। उत्थान और व पतन। तो चलिए शुरू करते हैं। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में प्रसिद्ध साम्राज्य, यहाँ पर विभिन्न वंशों ने शासन किया। क्वेश्चन किसी भी तरह से बन सकता है। विजयनगर राज्य के उत्थान एवं पतन का संक्षिप्त विवरण दीजिए। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द राइज एंड द फॉल ऑफ विजयनगर किंगडम। या फिर राय कृष्ण देव के शासनकाल तक विजयनगर साम्राज्य के इतिहास का निरूपण कीजिए। ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ विजयनगर एम्पायर अप टू द रेन ऑफ राय कृष्ण देव। 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम तथा बुक्का ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी और विजयनगर राज्य पर 4 वंशों के शासकों ने शासन किया और विजयनगर राज्य के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सबसे पहला है संगम वंश। संगम वंश में जो शासक हुए उनमें पहले थे हरिहर प्रथम 1336 से 1353। हरिहर एक योग्य एवं प्रतापी शासक था और 1340 में उसने कोंकण के कुछ क्षेत्र तथा मालाबार के समुद्र तट पर अधिकार कर लिया। उसने होयसल राज्य पर भी अधिकार कर लिया। होयसल, इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। उसने कदम्ब राज्य को जीता और मदुरई के मुस्लिम सुल्तान को परास्त किया। 1353 में हरिहर प्रथम की मृत्यु हो गई और उसके बाद दूसरा शासक बना बुक्का। ये हरिहर का छोटा भाई था और 1353 ईस्वी से 1379 ईस्वी तक इसने शासन किया। उसने मदुरई के मुस्लिम राज्य को जीतकर विजयनगर राज्य में मिला लिया और 1374 में उसने चीन के सम्राट के पास एक शिष्टमंडल भी भेजा। तो विजयनगर साम्राज्य या संगम वंश का वह शासक जिसने चीन सम्राट के पास एक शिष्टमंडल भेजा वो था बुक्का 1374 ईस्वी में। उसके बाद तीसरा जो संगम वंश का शासक बना वो था हरिहर द्वितीय सेकेंड 1379 से और 1404 ईस्वी तक। 1379 में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय गद्दी पर बैठा। वह एक योग्य एवं प्रतापी शासक था। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचन्नापल्ली, कांची, चिंगलपट आदि प्रदेशों को जीतकर उन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। परंतु बहमनी राज्य के सुल्तान फिरोज शाह ने उसे हरा करके उसे अपमानजनक संधि करने के लिए बाध्य किया। उसने अनेक मंदिर बनवाए और 1404 ईस्वी में हरिहर द्वितीय की मृत्यु हो गई। उसके बाद शासक बना देवराय प्रथम 1404 ईस्वी से 1410 ईस्वी। बहमनी के सुल्तान फिरोज शाह ने विजयनगर पर आक्रमण किया परंतु उसे असफलता का मुंह देखना पड़ा। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर अनेक नहरें
निकाली तुंगभद्रा नदी पर। तो आप देखिए जो बहमनी राज्य का फिरोज शाह था शासक, उसने हरिहर द्वितीय को तो हराया, लेकिन इस देवराय प्रथम ने उसे भी हरा दिया और तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया। ये इसकी उपलब्धि रही और अनेक नहरें निकाली। पांचवा जो शासक था वो था वीर विजय। हम यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य के प्रथम वंश को पढ़ रहे हैं, संगम वंश को, वीर विजय। इसका शासन रहा 1410 से और 1419 ईस्वी। देवराय प्रथम की मृत्यु के बाद वीर विजय गद्दी पर बैठा, उसने 1419 तक शासन किया। उसके बाद आता है देवराय द्वितीय। ये 1419 से और 1449 तक रहा। देवराय द्वितीय एक वीर योद्धा, कुशल सेनापति तथा योग्य शासक था। उसने एक शक्तिशाली सेना का गठन किया तथा अपनी सेना में मुसलमान घुड़सवारों तथा तीरंदाजों को भी शामिल किया। उसने बहमनी के राज्य को पराजित किया और बहमनी कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, परंतु 1443 ईस्वी में बहमनी के सुल्तान अहमद शाह, तो देखिए इसके टाइम पे अहमद शाह था, जबकि हरिहर द्वितीय और देवराय प्रथम के टाइम पे फिरोज शाह था बहमनी का सुल्तान। तो देवराय द्वितीय 1443 में बहमनी के सुल्तान अहमद शाह ने देवराय द्वितीय को हरा दिया। उसके शासनकाल में 2 विदेशी यात्रियों ने विजयनगर की यात्रा की। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके टाइम पे एक तो आया निकोलो कांटी और दूसरा विदेशी यात्री आया अब्दुल रज़ाक। ये निकोलो कांटी था इटली का, अब्दुल रज़ाक था ईरान का। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आ जाता है एग्जाम में, कई बार ये पूछा जाता है। तो निकोलो कांटी ने कौन से विजयनगर के संगम वंश के शासक के समय विजयनगर की यात्रा की? वो तो देवराय द्वितीय था और अब्दुल रज़ाक ने भी इसके साथ ही की। निकोलो कांटी कहाँ का निवासी था? वो इटली का था। अब्दुल रज़ाक ईरान का था। उसके बाद 7वां शासक आता है मल्लिकार्जुन। देवराय द्वितीय के उत्तराधिकारी अयोग्य एवं दुर्बल सिद्ध हुए और मल्लिकार्जुन के समय में उड़ीसा के शासक ने आक्रमण कर विजयनगर राज्य के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और 1465 ईस्वी में मल्लिकार्जुन की मृत्यु हो गई। उसके बाद आता है विरूपाक्ष द्वितीय। ये 1465 से 1486 तक शासन किया। ये अयोग्य शासक था। उड़ीसा के शासन कपिलेश्वर गजपति ने इसके टाइम पे कपिलेश्वर गजपति उड़ीसा का शासक था। उसने विजयनगर राज्य के अनेक तटवर्ती प्रदेशों पर अधिकार कर लिया और बहमनी के शासकों ने गोवा, कोंकण और उत्तरी कर्नाटक पर अधिकार कर लिया। अंत में 1486 ईस्वी में चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सालू इसने सिंहासन पर अधिकार कर लिया 1486 में फाइनली, और सालू वंश का इसकी स्थापना की नरसिंह सालू ने। तो अंतिम राजा हो गया विरूपाक्ष द्वितीय। अब आता है हमारा, तो आप देखिए एक बार इनको हम देख लेते हैं। संगम वंश के जो प्रथम राजा हुए प्रमुख क्रम से, तो पहला हरिहर प्रथम, दूसरा बुक्का, तीसरा हरिहर द्वितीय। तो हरिहर प्रथम, बुक्कार, हरिहर द्वितीय। उसके बाद देवराय प्रथम, वीर विजय, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष। ये इनका क्रम भी ध्यान रखना है। उसके बाद आता है हमारा सालू वंश या सलू वंश भी कहते हैं इसको, सलू वंश भी कहते हैं, संगम वंश के बाद। इसका संस्थापक था नरसिंह सलू 1486 से 1492 और संगम वंश के अंतिम राजा विरूपाक्ष द्वितीय को हरा करके गद्दी पर बैठा। सालू वंश की स्थापना की। संस्थापक था ये सालू वंश था। उसने विजयनगर राज्य के सामंतों के विद्रोहों का दमन किया। उसका सबसे बड़ा योगदान यह है कि इसने विजयनगर राज्य को संभावित विनाश से बचा लिया। इसके बाद अगला शासक हुआ उत्तराधिकारी इसका इमादी नरसिंह। ये अल्पवयस्क था इमादी नरसिंह, अतः नरसिंह सलू का सेनापति नरसा नामक उसका संरक्षक बना।
नरसा, ये इसका सेनापति नरसा, इसका संरक्षक बना ये अल्पेश था इमादी नरसिंह। उसने रायचूर दोआब के अनेक किलों पर अधिकार कर लिया। उसने बीजापुर, मदुरई, बीदर आदि के विरुद्ध अभियान किए। 1505 में इमादी नरसिंह की वीर नरसिंह ने हत्या कर दी। तो वीर नरसिंह ने इस इमादी नरसिंह की हत्या कर दी, और इसका मतलब ये हुआ कि ये इमादी नरसिंह केवल 2 ही राजा हुए, और अंतिम राजा ये हुआ वीर नरसिंह ने इसकी हत्या करके और तुलु वंश की नींव डाली। तुलु वंश का संस्थापक हो गया वीर नरसिंह 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी। तो ये वीर नरसिंह तुलु वंश का संस्थापक था। वह एक वीर योद्धा, कुशल सेनापति था। उसने बहमनी के सुल्तानों के आक्रमणों को विफल बना दिया। इस वीर नरसिंह के बाद ये तुलु वंश का भी संस्थापक हो गया वीर नरसिंह, पहला राजा। दूसरा राजा हुआ इसका कृष्णदेव राय, बहुत फेमस है, विजयनगर साम्राज्य का पर्याय माना जाता है। इन्हीं के नाम से विजयनगर साम्राज्य को भी जाना जाता है। कृष्णदेव राय ये तुलु वंश के थे। 1509 ईस्वी में 1530 ईस्वी तक रहे। कृष्णदेव राय एक वीर योद्धा, कुशल सेनापति और योग्य शासक था। उसने बहमनी के सुल्तान महमूद शाह को पराजित किया। उसने रायचूर के दुर्ग तथा उपजाऊ दोआब पर अधिकार कर लिया। 1513 में उसने उड़ीसा के शासक को पराजित किया, और उसने वे सब प्रदेश वापस ले लिए जो कि उसके दुर्बल पूर्व अधिकारियों के समय उड़ीसा के शासकों ने छीन लिए थे। 1514 में उसने उदयगिरी के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उसे कोडबिंदु तथा कोडपल्ली पर भी अधिकार कर लिया उसने, और 1520 में उसने बीजापुर के सुल्तान को हरा करके गुलबर्गा के दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया। कृष्णदेव राय साहित्य तथा कला का संरक्षक था। उसके दरबार में 8 उच्च कोटि के विद्वान थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था, और उसने अनेक मंडप गोपुरम बनवाए, मंदिर वगैरह। उसने हजारा मंदिर भी बनवाया, जो तत्कालीन स्थापत्य कला का एक श्रेष्ठ नमूना है। तीसरा शासक हुआ इसका अच्युत राय 1530 से ये इसके बाद हुए, और 1530 से 1542, ठीक है। अच्युत राय एक दुर्बल शासक था। बीजापुर के सुल्तान ने रायचूर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया, और 1542 में अच्युत राय की मृत्यु हो गई। उसके बाद अगला शासक तुलु वंश का आता है सदाशिव राय भी एक अयोग्य तथा दुर्बल शासक था। राज्य की संपूर्ण सत्ता उसके प्रधानमंत्री राम राय के हाथ में थी। उसने दक्षिण के मुस्लिम राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जो विजयनगर के लिए घातक सिद्ध हुई। तो सदाशिव राय के राज्य की संपूर्ण सत्ता थी वो उसके प्रधानमंत्री राम राय के हाथ में थी। इससे संबंधित एक फैक्ट है तालीकोट का युद्ध 1565, फेमस है ये तालीकोट का युद्ध 1565। दक्षिण के मुस्लिम राज्यों ने आपसी मतभेदों को बुलाकर विजयनगर के विरुद्ध एक संघ बनाया। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर पर आक्रमण किया। तो कौन कौन था? अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर और बीदर, जिन्होंने संघ बनाया और आक्रमण किया इकट्ठा होकर के। 23 जनवरी 1565 को तालीकोट या तालीकोटा के मैदान में दोनों पक्षों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें विजयनगर की सेनाओं की हार हुई। राम राय, जो सदाशिव राय का प्रधानमंत्री था, उसे बंदी बना लिया गया, उसका वध कर दिया गया, और मुस्लिम सेनाओं ने विजयनगर को खूब लूटा और उसे तहस नहस कर दिया। बात करें विजयनगर के पतन की, तो 1570 में तिरुमाल ने सदाशिव को गद्दी से हटाकर स्वयं सिंहासन पर अधिकार कर लिया। तिरुमाल ने, उसने अरिविंदु वंश की नींव डाली। तिरुमाल, अरिविंदु वंश संस्थापक था इसका तिरुमाल। तुलु वंश का जो अंतिम राजा था सदाशिव राय, इसको हटा करके इसने अधिकार कर लिया। इस वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। उसकी अयोग्यता और दुर्बलता के कारण राज्य में अशांति और अराजकता फैल गई।
श्रीरंगपट्टम, बैदनूर, मदुरई, तंजौर आदि के नायकों या सामंतों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। 1570 के बाद अंतिम वंश था इसका अरविंदु वंश। तो इस तरह से इस पर आप देखिए संगम वंश, सलू वंश, तुलु वंश और अरविंदु वंश, 4 वंशों ने इस पर शासन किया। अब बात करें विजयनगर साम्राज्य में सामाजिक जीवन या सामाजिक प्रगति की, तो पहली बात करें समाज की। विजयनगर साम्राज्य में सामाजिक जीवन या सामाजिक प्रगति, तो पहला है समाज। विदेशी यात्रियों के विवरणों से ज्ञात होता है कि उस समय का समाज सुसंगठित था। समाज में ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान था। सामाजिक और धार्मिक जीवन में ही नहीं बल्कि राजनीतिक तथा प्रशासनिक मामलों में भी उनका विशेष महत्व था। उन्हें कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त थे। उन्हें किसी भी अपराध के लिए मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। उन्हें सेना तथा शासन व्यवस्था के उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। समाज में चेट्टियों का बड़ा प्रभाव था। चेट्टियों का बड़ा प्रभाव था। अधिकांश व्यापार उनके हाथों में केंद्रित था। व्यापार संबंधित थे। समाज में जातीय जटिलता नहीं थी। समाज में छुआछूत तथा ऊंच नीच के भेदभाव का भी अभाव था। मतलब ऊंच नीच भेदभाव जाति वगैरह नहीं थी। तो ये ब्राह्मणों की स्थिति हो गई समाज में। उसके बाद स्त्रियों की दशा की बात करें, समाज में स्त्रियों की दशा, तो यहाँ पर देखिए ब्राह्मण और चेट्टी ये दो वर्ड ध्यान रखने हैं। ये व्यापार से संबंधित थे, इनका बहुत महत्व था। समाज में स्त्रियों की दशा काफी अच्छी थी। वे साम्राज्य की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन में भाग लेती थी। वे संगीत, नृत्य आदि ललित कलाओं की शिक्षा प्राप्त करती थी। और नूनिज जो एक यात्री हुआ है, विदेशी यात्री, उसने कहा है कि यहाँ की स्त्रियां हिसाब रखने का, क्लर्कों का, अंगरक्षकों का, पहलवानी का, ज्योतिषी तथा भविष्य वक्ता का काम भी करती थी। प्राय एक ही स्त्री से विवाह किया जाता था, परंतु धनी लोग तथा राज परिवार के लोग अनेक स्त्रियों से विवाह करते थे। आगे बात करें, तीसरा पॉइंट है कुप्रथाएं। तो समाज में बहुविवाह प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा आदि प्रचलित थी। समाज में वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। नगर में अनेक वेश्यालय थे। भोजन और वेशभूषा की बात करें तो ब्राह्मण मांस का सेवन नहीं करते थे, परंतु अन्य जातियों के लोग मांसाहारी थे। गाय और बैल को छोड़कर सभी प्रकार का मांस खाया जाता था। सामान्य वर्ग के पुरुष धोती और सफेद सूती या रेशमी कमीज पहनते थे। वे टोपी या पगड़ी भी पहनते थे। सामान्य वर्ग की स्त्रियां साड़ी और चोली धारण करती थी। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनने के शौकीन थे। मनोरंजन के साधन, अगला पॉइंट, पशु युद्ध, द्वंद्व युद्ध, नाटक, संगीत, नृत्य आदि मनोरंजन के साधन थे। और शतरंज एवं पासा खेलना भी लोकप्रिय था। अगला है दास प्रथा। तो विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा भी प्रचलित थी। दास दासियों का क्रय विक्रय होता था। दास दासियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। अगला पॉइंट है यज्ञ और बलिदान। यज्ञों में पशुओं का बलिदान भी प्रचलित था। महत्वपूर्ण त्योहारों पर बकरों और भैंसों की बलि चढ़ाई जाती थी। विजयनगर साम्राज्य का आर्थिक जीवन की बात करें तो राज्य की समृद्धि, पहला पॉइंट, विजयनगर राज्य एक संपन्न एवं समृद्ध राज्य था। अब्दुल रज्जाक ने लिखा है, ये ईरान का यात्री था, देवराय द्वितीय के टाइम पे विदेशी यात्री था जो आया था। अब्दुल रज्जाक ने लिखा है कि राजा के कोष गृह में अनेक गड्ढे खुदे हुए हैं जिनमें पिघला हुआ सोना भर दिया गया है, जिसकी ठोस शिलाएं बन गई हैं। इसके अलावा पेज ये भी था एक यात्री। पेज ने लिखा कि राजा के पास भारी कोष, अनेक हाथी तथा सैनिक हैं। यहाँ व्यापार अधिक होता है। हीरे आदि बहुमूल्य पत्थर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। संसार में सबसे संपन्न नगर है। तो पेज ने विजयनगर को संसार का सबसे समृद्ध नगर बताया है। यहाँ चावल, गेहूं आदि के अनाज के भंडार भरे हैं। अगला कृषि। तो कृषि की बात करें तो कृषि उन्नत अवस्था में थी। विजयनगर के शासकों ने कृषि को बढ़ावा दिया और सिंचाई की उत्तम व्यवस्था थी। तालाबों, बांधों, नहरों आदि से खेतों की सिंचाई की जाती थी। यहाँ गेहूं, जौ, मटर, दाल, चना आदि का खूब उत्पादन होता था। उद्योग धंधे, विजयनगर राज्य में उद्योग धंधे भी उन्नत अवस्था में थे। वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग तथा इत्र उद्योग महत्वपूर्ण उद्योग थे। अगला पॉइंट है व्यापार। तो व्यापार की बात करें तो ये भी उन्नत अवस्था में था। आंतरिक तथा वैदेशिक दोनों प्रकार का व्यापार उन्नत अवस्था में था। विजयनगर का विदेशी व्यापार मलाया, बर्मा, चीन, अरब, ईरान, अफ्रीका, अबिसीनिया, पुर्तगाल आदि देशों में होता था। वस्त्र, चावल, लोहा,
शक्कर, मसाले आदि विदेशों को भेजे जाते थे तथा घोड़े, हाथी, मोती, तांबा, कोयला, पारा, रेशम, मखमल आदि विदेशों से मंगाए जाते थे। सामुद्रिक व्यापार जहाजों द्वारा होता था।